Hello students, welcome back to our channel The ABE of Commerce। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अकाउंटिंग क्या होती है। हम लोगों ने अकाउंटिंग का मीनिंग, उसके फीचर्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे और हमने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम उसके आगे के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे अकाउंटिंग जब हमने अकाउंटिंग पढ़ी तो हमने ये देखा कि अकाउंटिंग होती क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, जो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और साथ ही साथ उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखने वाले हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है। भाई अगर हम कह रहे हैं कि अकाउंटिंग इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि भैया पूरी की पूरी बुक्स उसके नाम पर हैं, तो उस सब्जेक्ट में कुछ तो होगा। बहुत सिंपल है और बहुत इजी है, समझते हैं। आइए, तो हमें देखना है अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, यानी कि अकाउंटिंग की प्रक्रिया यानी लेखांकन की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। इसमें बेसिकली जो स्टेप्स होते हैं 8 स्टेप्स होते हैं। ये 8 स्टेप्स होते हैं जो आपके डेफिनेशन में होते हैं। आप लोगों ने जो डेफिनेशन पढ़ी है, इन सारे स्टेप्स को हमने उस डेफिनेशन में लिया था और अब हम क्या करने वाले हैं, इसी को हम एक एक करके इसकी प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो जो अकाउंटिंग की प्रोसेस होती है वो सबसे पहले शुरू होती है हमारे किससे, हमारे आइडेंटिफिकेशन से। आइडेंटिफिकेशन करना मतलब पहचान करना, किसकी करेंगे, कौन सी एक्टिविटीज होती हैं या फिर वो कौन सी ट्रांजेक्शन यानी कौन सी लेन देन है जो हमें अपनी अकाउंटिंग में लेनी है। हमें इसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, यानी कि क्या करना जरूरी है, उसे पहचानना जरूरी है। जब आपको याद होगा, जब हमने इसके बारे में जब हमने इसकी डेफिनेशन ली थी, हमने जब इसके फीचर्स लिए थे, हमने कहा था क्या, कौन से ट्रांजेक्शन होती है, वो कौन सी लेन देन होती है, वो होती है आपकी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस को ही लिया जाता है। ठीक है, अगर मैंने किसी से कहा कि भाई मैं आपको ऑर्डर देती हूँ 500 यूनिट्स ऑफ समथिंग, ठीक है, बात की हमने, उसने कहा ठीक है। जब तक इसमें कोई लेन देन नहीं होगी, क्या लेन देन हुई, नहीं, हमने तो सिर्फ बात की। मैंने किसी सप्लायर से या किसी दूसरे पर्सन से कहा कि भाई 500 यूनिट्स आप इस चीज के ले आइए, तो क्या इसमें कोई ट्रांजेक्शन हुई, क्या कोई लेन देन हुई, क्या पैसे की कोई बात हुई, नहीं हुई। भाई ये तो सिर्फ मुंह जबानी बात हमने कर ली, ला रहा है नहीं ला रहा है पता नहीं। अकाउंटिंग में क्या हम इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कि भैया ये तो कोई इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है ही नहीं, सिर्फ बातचीत है दो लोगों की। तो हमें क्या करना है, हमें उन ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। वो जो कौन सी ट्रांजेक्शंस होंगी, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, यानी मनी रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शंस होंगी। मान लीजिए जब मैंने उसे ऑर्डर दिया 500 यूनिट्स का, तब मैंने हो सकता है कुछ एडवांस दिया हो उसे, ठीक है, 200 यूनिट्स का, 100 यूनिट्स का, 2 यूनिट्स का भी अगर मैंने उसे एडवांस दिया है तो वो क्या कहलाएगी, आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर हमारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। कैसे कहलाएगी, क्योंकि तब हमारा कुछ लेन देन हुआ है। ठीक है, तो कौन सी ट्रांजेक्शन होती हैं, हमें क्या करना है, हमारी फर्स्ट स्टेप जो होती है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो भी हमारी ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है, जो भी हमारा लेन देन हुई है वो कौन सी हो, इकोनॉमिक हो, यानी मनी रिलेटेड हो, पैसे की लेन देन हुई हो या फिर ऐसा कुछ हुआ जिसमें मनी इन्वॉल्व हो। ठीक है, सो आपकी फर्स्ट स्टेप क्या है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का आइडेंटिफिकेशन करना, यानी कि आइडेंटिफाई करना। फिर मेजरमेंट मीन्स नाप तोल करना। भाई वो कैसे करेंगे, भाई ये देख लेंगे कि वो इन टर्म्स ऑफ मनी हो रही है या नहीं। सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आपकी ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, और वो कैसे होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे की लेन देन होनी चाहिए। हवा के जो हम प्रोमिस करते हैं वो नहीं होने चाहिए। वादे दुनिया भर के जहान में अच्छे लगते हैं, लेकिन अकाउंट्स में क्या होना चाहिए, पैसे की बात कर रहे हैं भैया, हम तो भैया पैसों की बात कर रहे हैं, हम तो भैया कॉमर्स वाले हैं, हमारे तो भैया पैसा है। अगर आप बात कर रहे हैं मनी में, तो ही हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो हमारे अकाउंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जो मेजरमेंट होती है वो आपकी मनी में होनी चाहिए। ठीक है, मनी से मेरा मतलब ये नहीं है कि हम किसी और उसमें चले जाए सेंस में। जो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, जो भी हमारे फाइनेंस की बात की गई है, मनी में होनी चाहिए। ठीक है, पैसा पैसा नहीं करना है हमें, लेकिन क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारी ट्रांजेक्शन है वो मॉनिटरी टर्म्स में हो। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड करने का मतलब क्या होता है कि देखिए, जब हमने आपको अकाउंटिंग समझाई थी तो मैंने क्या कहा था कि एक ह्यूमन की मेमोरी चाहे कितनी भी अच्छी हो, हमने भैया बड़े बड़े हमने कंप्यूटर्स बनाए हैं ह्यूमन ने, लेकिन क्या है, ह्यूमन की मेमोरी इतनी शार्प और इतनी ज्यादा डेंस नहीं कि हर एक ट्रांजैक्शन को याद रख सके। भाई सही बात है, इतनी सारी ट्रांजैक्शन हम याद तो नहीं रख सकते, तो क्या करेंगे, हम उन सारे ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। बिल्कुल सही था, यही चीज है
कि आपको जो भी आपकी आपने ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आपने अभी तक क्या की है, आपने अभी तक अपने उसमें आपने छाट के रखी है, आपने आइडेंटिफाई किया, उसको मेजर किया, आप क्या करोगे, आप उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, रिकॉर्ड करने के लिए जो हमारी फर्स्ट बुक होती है जिसमें हम सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो दिन की होती हैं उसे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे, यानी कि क्या कि समय से हम क्या करते हैं, जब उसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है, हमारी जर्नल। रिकॉर्डिंग जो होती है हमेशा आपकी लेन देन की जिस बुक में होती है उसे हम कहते हैं जर्नल। जर्नल का मतलब है वो सिंपल सी एक बुक, एक रजिस्टर हम बना लेते हैं जिसमें क्या होता है, मेमोरेंडम। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं दिन भर की, वो सारी की सारी क्या करी जाती है, रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, कुछ लेना देना नहीं है कि वो हमारी कैश पे थी या उधारी पे थी, नगद पे थी, या हमने सामान लिया, या फिर हमने कुछ चीज खरीदी या बेचा, कुछ नहीं। लेकिन क्या करना है आपको, उन सारी की सारी ट्रांजैक्शन को, यानी कि सारी की सारी लेन देन को क्या करना है, आपको अकाउंट्स में डालना है। कौन सी किताब में डालना है, आपको रिकॉर्ड करना है, किसमें, जर्नल में। ये जर्नल होती है, इसमें आप क्या करते हैं, सारी ट्रांजैक्शन, कौन सी, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि सीधा सीधा जब जो हुई जिस तरह से हुई एक के बाद एक लिखते जाते हैं, इसे कहते हैं हम जर्नल। और क्या कहते हैं हम, ये कौन सी स्टेप कहलाती है आपकी, ये स्टेप कहलाती है आपकी रिकॉर्डिंग। ठीक, इसके बाद आती है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग करना यानी कि आपको पहचानना होगा, ठीक है, अलग अलग करना होगा। क्या करना होगा, जो जिस तरह के जिस नेचर की ट्रांजैक्शन होती है हमें उस नेचर की ट्रांजैक्शन को अलग अलग करके क्लासिफाई करना होगा। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, अभी कहा था कि एक बिजनेस में 10 तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं। ठीक है, कई बार कुछ कस्टमर्स उधारी पे माल लेते हैं, कई बार क्या करते हैं, पैसा लेके जाते हैं, कई बार एक ही दिन में हम सामान खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं, रॉ मटेरियल आता है और फिनिश गुड्स बेचते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं। इन ट्रांजैक्शंस को हम क्या करेंगे, इन ट्रांजैक्शंस को हम क्लासिफाई करते हैं, यानी कि जो ट्रांजैक्शन जिस नेचर की होती है हम उस नेचर की ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर बुक में ट्रांसफर कर देते हैं। यानी कि आपकी जर्नल से जो नेक्स्ट जाती है वो होती है लेजर अकाउंट। लेजर यानी बही खाता। ठीक है, लेजर जो जर्नल को जर्नल कहते हैं हम, और जो लेजर होता है वो कहलाता है आपका बही खाता। इसका मतलब ये है कि हर एक चीज का अपना खुद का अकाउंट। ठीक है, ए का अलग अकाउंट, बी का अलग अकाउंट, कैश का अलग अकाउंट, क्रेडिट का अलग अकाउंट, डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। आपको मतलब उनका फॉर्मेट सेम होता है, लेकिन क्या होता है, हम डिफरेंट टाइप की ट्रांजैक्शंस को उनके नेचर के अकॉर्डिंग, यानी कि उनकी प्रकृति के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम क्लासिफाई कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, ताकि अब जब हमें छांटना हो तो हमें उस एक पर्टिकुलर चीज का अकाउंट प्रॉपर्ली मिल जाए। मान लीजिए अगर मुझे कैश का अकाउंट चाहिए तो क्या मैं पूरा जर्नल छाटने बैठूंगी, 300 पन्नों का जर्नल अगर एक महीने में खत्म हो जाता है तो क्या मैं ट्रांजेक्शन छाट सकती हूँ, मेरे लिए कितना बड़ा सरदर्द होगा। उसी तरह से उस बिजनेसमैन के लिए भी सरदर्द होगा। तो क्या किया जाता है, हम उन ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, अलग अलग छाट देते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं हम जर्नल। जर्नल से लेजर में लाना, इसे हम कहते हैं समराइजिंग, सॉरी क्लासिफाइंग। ठीक है, क्लासिफाई कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब करना है समराइज। समराइज का मतलब ये होता है कि क्या बिजनेसमैन पूरे के पूरे साल भर या सालों साल बिजनेस चलाता रहता है, तो क्या उसमें वो सब चलाता रहता है, नहीं। आप अपने अकाउंट्स को क्यों बनाते हैं, आप अपने अकाउंट्स की, यानी कि आप एक एक चीज को अच्छी तरह से लिख रहे हैं, आप एक एक चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, ये जानने के लिए ताकि कोई गलती ना हो। ठीक है, अगर हम ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हम एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द डे कहाँ पर है ना। यूजुअली जो हमारा हम अपने अकाउंट्स जो है क्लोज कब करते हैं या फिर हम उसकी समरी कब निकालते हैं, एक साल के अंदर, यानी कि इन टेन्योर ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर का टेन्योर होता है। इसके बीच में हम क्या करते हैं, हम अपने अकाउंट्स को बनाते हैं, उसकी पूरी की पूरी स्टेपिंग करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम पूरी प्रोसेस को क्लियर करते हैं, और फिर नेक्स्ट ईयर में ये स्टेप फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं समराइजिंग की। ठीक है, समराइजिंग का मतलब क्या होता है कि अभी तक आपने जितने भी लेजर अकाउंट्स बनाए अलग अलग थे। ठीक है, आपने एक बुक में लिखा, उसके बाद उनको उनके नेचर के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, आपने उनको डिफरेंट
अकाउंट्स में डाल दिया, डिफरेंट डिफरेंट लेजर बुक्स में डाल दिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप उन लेजर बुक्स को प्रॉपरली देखकर एनालाइज करके आप क्या करेंगे, एक फाइनल अकाउंट बनाएंगे। फाइनल अकाउंट बनाना यानी समराइज करना। आप बिजनेस को पूरा का पूरे आपके जितने भी अकाउंट्स हैं आप उनको समराइज करके अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स बनाने का मतलब ये है साल के अंत में जब आप उस पड़ाव पर होते हैं जब आप अपना प्रॉफिट या लॉस ये दोनों देखना चाहते हैं। ठीक है, हम हमेशा से बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। तो ठीक है भैया, बिजनेस मैंने इतनी मेहनत की साल भर, तो वो देखना चाहेगा ना कि क्या कर रहा है वो, क्या वो प्रॉफिट में खड़ा है, क्या वो लॉस में खड़ा है। तो यहाँ पर जब समराइजिंग की बात आती है, समराइजिंग का मतलब होता है हमारे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना। फाइनल अकाउंट्स में दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा होता है आपका बैलेंस शीट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट इसका मतलब ये है कि वो स्टेटमेंट बनाया जाता है, एक सिंपल सा स्टेटमेंट होता है जिनमें सबका डेटा लिया जाता है, इनकी इंफॉर्मेशन ली जाती है जो हमारे लेजर होती है और उनके थ्रू क्या बनाए जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि जहां पर आपको उस स्टेटमेंट के थ्रू पता चलता है कि आपको प्रॉफिट है या लॉस है। और दूसरा होता है आपका फाइनेंशियल पोजीशन पता करना, वो होती है आपकी बैलेंस शीट से। ये होता है आपका लास्ट अकाउंट। किसी भी साल के एंड में जब बैलेंस शीट बनती है तो वो होता है हमारा लास्ट अकाउंट, यानी कैलकुलेशन हमने वहां पर अपनी खत्म कर दी। अब इसके बाद कैलकुलेशन तो खत्म हो गई, लेकिन क्या हुआ, अभी काम खत्म हुआ नहीं, अभी हमारा काम बचा हुआ है क्योंकि हम अकाउंट से स्टूडेंट्स हम ऐसे क्यों नहीं छोड़ सकते हैं कुछ भी, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम तो भैया सोचेंगे, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस क्यों की जाती है, देखिए आपके पास अभी जो भी इंफॉर्मेशन आई है थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, आप क्या करेंगे, उस समराइज इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे। यानी उसके ऊपर आप क्या करेंगे, सोच विचार करेंगे। सोच विचार कैसे करेंगे भाई, कंपैरेटिव एनालिसिस की जाती है आपके जितने भी, कई बार ऐसा होता है बिजनेसमैन एनालिसिस करता है इस ईयर के कंपैरिजन में हमारा जो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था या लॉस था या बिजनेस की क्या कंडीशन थी, किस स्टेज पर खड़ा था, इन सब का कंपैरेटिव एनालिसिस जो होता है कहाँ होता है, इन अकाउंट्स बनने के बाद। तो ये प्रोसेस या फिर ये जो स्टेप होती है हमारी प्रोसेस की वो कहलाती है एनालिसिस या फिर एनालाइजिंग। नेक्स्ट एनालाइज कर लिया, अब क्या करना है आपको, इंटरप्रिटेशन करना है। यानी डेटा को क्या करना है, आपको इंटरप्रिटेट करना है, उससे कुछ निकालना है। क्या निकालेंगे हम, हमने क्या अपनी जो हमारी सोच थी, हमने जो थॉट प्रोसेस लगाई उसका क्या निकला रिजल्ट। वो क्या होता है हमारा कि हम हमारे जो अकाउंट्स हैं, जो हमारे पास हमारी इंफॉर्मेशन आई है उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, हम अपने क्या फ्यूचर प्लान्स बनाएंगे। भाई सीधी सी बात है, कोई भी बिजनेसमैन होगा बहुत ही सोच विचार के काम करता है, तो उसने सोच विचार के क्या करना है, डिसीजन मेकिंग करनी है, क्या डिसीजन लेगा, किस तरह से, क्या हमने क्या चेंजेस लाने हैं, ठीक है, या फिर क्या हमें क्या इनोवेटिव और कुछ लाना है, क्या इवॉल्व करना है। ये सारी की सारी चीजें होती हैं आपकी इंटरप्रिटेशन में। यहाँ पर क्या होता है, डिसीजन मेकिंग एंड फ्यूचर प्लान्स आपके सेट किए जाते हैं। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या होता है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जब आप जो भी आपका इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, आपने बनाए इतने लंबा चौड़ा काम किया, उसके बाद उसको डब्बे में डाल के हम रख नहीं देते, हम क्या करते हैं उसे, हम उसको कम्युनिकेट करते हैं किनसे, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, जो भी बिजनेस से रिलेटेड लोग होते हैं। कौन कौन हो सकते हैं, अब एक बड़ा सा बिजनेस है तो बिजनेस का ओनर होगा, उसके अलावा एम्प्लॉइज हो सकते हैं, बस मैडम और कौन, नहीं बहुत सारे लोग होते हैं। मैंने आप लोगों को जब डेफिनेशन पढ़ाई थी, जब मीनिंग हम समझ रहे थे, हमने कहा था भैया टैक्स असेसमेंट के लिए गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है, भैया दिखाएंगे ऑफ कोर्स। जिस बंदे ने कैपिटल इन्वेस्ट की होगी, हमारे इन्वेस्टर्स जिन्होंने कैपिटल पूंजी लगाई हमारे बिजनेस में, वो पैसा लगाने वाला तो पूछेगा। इसी तरह से ढेर सारी पार्टीज होती हैं या ढेर सारे यूजर्स होते हैं हमारे इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, यानी कि हमारे अकाउंटिंग के। अब आप कहेंगे हमारे यूजर्स कौन से होते हैं, तो काम करते हैं, चलिए समझते हैं यूजर्स कौन कौन से होते हैं आपके अकाउंटिंग में। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद वो है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। सो आइए चलिए देखते हैं कि अकाउंटिंग की जो हमने पूरी की पूरी प्रोसेस की, जो पूरी की पूरी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन होती है उनकी जरूरत किन किन को होती है, कौन कौन से वो यूजर्स होते हैं या फिर वो यूजर्स कौन से होते हैं जिनको हमारे अकाउंटिंग डेटा की इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली जो हमारे अकाउंटिंग जो यूजर्स हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जो यूजर्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके इंटरनल यूजर्स और दूसरे कहलाए जाते हैं आपके एक्सटर्नल यूजर्स। अब आप देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या डिफरेंस है।
बेसिकली इंटरनल यूजर्स वो यूजर्स कहलाते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के होते हैं, यानी कि जो भी बिजनेस कर रहे हैं हम, जो हमारा संगठन है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर के लोग, यानी कि कौन कौन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन होगा देखते हैं। सबसे पहले हमारा ओनर या प्रोप्राइटर, यानी कि बिजनेस का मालिक। सीधी सी बात है भैया, बिजनेस पूरा का पूरा उसका है, तो उसका तो भैया हक बनता है ना कि हर एक इन्फॉर्मेशन देखे, चेक करे। उसका हक क्या बनता है, उसका सरदर्द भी बनता है कि उसे सारी चीजें चेक करनी है, देखनी है, उसके अंदर अपने आप में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। नेक्स्ट, आपके जो ओनर होते हैं उसके साथ पार्टनर्स यानी कि साझेदार। देखिए कई बार एक ओनर होता है, कई बार ढेर सारे ओनर्स होते हैं, ठीक है, जो बिजनेस को मिलकर संभालते हैं। अब उन सब का जो होता है एक ही पॉइंट होता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को वो किस तरह से यूज कर रहे हैं। इसके बाद बारी आती है आपके डायरेक्टर्स या मैनेजर्स की, इन्हें हम शॉर्ट में कहेंगे मैनेजमेंट की। भैया मैनेजमेंट क्या होता है, जो भैया कंपनी का या फिर जो आपका बिजनेस है उसका सारा का सारा काम देख रहे हैं कि सही तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको वो सही करते हैं। भैया पूरा का पूरा मैनेजमेंट देखना वो भी भैया छोटी बात तो है नहीं। अब उनको भी जरूरत पड़ती है हम आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। और इसके बाद आते हैं आपके एम्प्लॉयज यानी कि जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं। अब आप देखिए, आप देखेंगे कि ये सारे के सारे लोग आपको देखेंगे बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्शन में है। ठीक है, बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं ये लोग, इसलिए इनको कहेंगे क्या हम इंटरनल यूजर्स, यानी कि वो यूजर्स जो कि बिजनेस के यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है डायरेक्टली। अब देख लीजिए किस तरह से इनको जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो दूसरे होते हैं वो आपके एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे लेकिन बाद में। फिलहाल हम अपने इंटरनल यूजर्स को देख लेते हैं। देखिए ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल यूजर्स होते हैं, उनमें फर्स्ट हम उठा लेते हैं हमारे प्रोपराइटर या फिर ओनर या फिर जो हमारे पार्टनर्स होते हैं। अब भाई किसी मालिक को हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्यों जरूरत पड़ेगी, अपने बिजनेस की इतनी लंबी चौड़ी उसने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन निकलवाई है, पूरी और प्रोसेस से होकर गुजरा है, तो वो क्यों गुजरा है, वो गुजरा है ताकि वो ये देख सके कि भाई प्रॉफिट क्या था। भाई इतनी मेहनत मशक्कत उसने साल भर की, ठीक है, अपनी कैपिटल लगाई, सारे के सारे रिसोर्सेस लगाए, तो क्या कहते हैं एड़ी चोटी का जोर लगा दिया अपने बिजनेस के लिए। तो भाई उसे पता तो चले कि भैया उसका बिजनेस प्रॉफिट में है तो कितना प्रॉफिट है, ग्रोथ है तो कितनी है। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट तो उसने निकाल लिया, अभी प्रॉफिट तो निकाल के हाथ में आ गया। उसके अलावा होती है फाइनेंशियल पोजीशन देखनी कि भाई आपका बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या वो प्रॉफिट में है, क्या वो लॉस में है, क्या वो फाइनेंशियल पोजीशन स्टेबल है या अनस्टेबल है। कई बार हमको दिखता है कि बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन जब उसकी बैलेंस शीट खंगालो, आपके P&L अकाउंट्स खंगालो तो पता चलता है भैया वो बिजनेस तो लॉस का है, ठीक है, बंद होने वाला है। तो कई बार ऐसा होता है। इसके अलावा क्यों जरूरत पड़ती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की एक ओनर को या एक प्रोप्राइटर को, तो वो जरूरत पड़ती है बिजनेस का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखने की। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि वहां पर वो देखता है कि बिजनेस का फ्यूचर क्या है। सीधी सी बात है, आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जब आपकी पूरा आपके हाथ में है, आप आसानी से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके बिजनेस की पोजीशन क्या है, क्या फ्यूचर है बिजनेस का। हम भैया कई बार ऐसा एस्टिमेट कर भी लेते हैं, हर चीज का हम कोशिश करते हैं कर लें। उसी तरह से बिजनेस की जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है उसका हम क्या करते हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पता करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, फ्यूचर देखने लगते हैं कि क्या है, आपको एक एस्टिमेट पता चल जाता है। अब भाई बात हो गई ओनर की और पार्टनर्स की, बात तो हमने कर ली। अब बारी आती है हमारे मैनेजमेंट की। अब भाई मैनेजमेंट क्या करता है, देखिए सीधी सी बात है, बिजनेस में जो ओनर होता है उसे सिर्फ अगर कहा जाए कि वो क्या लगाता है, कैपिटल लगाता है, सारे सारे डिसीजन मेकिंग कर लेता है, लेकिन बिजनेस को असल में चलाता कौन है, कौन है वो लोग जो हर एक चीज का ध्यान रखते हैं कि भाई हमारे पास मटेरियल है कि नहीं, हमारे रिसोर्सेस टाइम पर है या नहीं है, या फिर हमारा जो मेन पावर है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सारी की सारी चीजों को मैनेज करना वो कौन करता है। हमारे घर में भी हमने देखा होगा कि अगर हमारे पेरेंट्स हैं तो हमारे पापा अगर पूरा का पूरा बाहर देखते हैं, हमें सारी चीजों को प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो सारे पूरा घर सही तरीके से ऑर्डर में चल रहा है नहीं, ये कौन इंश्योर करता है, हमारी मम्मियाँ। ठीक है, अगर इनके यहाँ पर रोल रिवर्स होते हैं तो पापा मम्मी अपने आप से देखते हैं। कई बार हमारे बड़े भाई बहन होते हैं और अपनी पढ़ाई हमें किस तरह से देखनी है, ये तो हमें ही मैनेज करना है। भाई कॉपी किताब तो है हमारे पास, लेकिन हमें मैनेज किस तरह से करना है, क्या पढ़ाई करनी है, ये कौन करता है, ये मैनेजमेंट का काम हम देखते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा कि चीज़ों को सही ऑर्डर में रखना, सारी चीज़ों को मैनेज करना, सारी चीज़ें अपने हिसाब से चल रही है या नहीं चल रही है, रुक तो नहीं गई, बंद तो नहीं हुई, इस चीज़ को कौन इंश्योर करता है, हमारा मैनेजमेंट।
अब आप कहेंगे मैडम मैनेजमेंट को क्यों जरूरत पड़ती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, तो मैं कहूँगी मैं बताती हूँ। देखिए मैनेजमेंट को क्यों जरूरत पड़ती है, ताकि वो बिजनेस की ग्रोथ देख सके। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से कई हद तक हम बिजनेस की क्या ग्रोथ है, क्या सर्वाइवल रेट है, ये सब कुछ पता कर सकते हैं कि कितना आगे जा रहा है बिजनेस, क्या वो आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये सारी की सारी चीजें आप हमारे इंफॉर्मेशन से पता कर सकते हैं। बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस मीन्स मैंने बिजनेस किस तरह से काम कर रहा है, क्या वो अच्छी तरह से काम कर रहा है, क्या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट है, या फिर हमें किसी और चीज की जरूरत है। ये सारी की सारी चीजें आपको कौन बताता है, आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी, भाई सीधी सी बात है, बिजनेस है, घूम फिर के हम प्रॉफिट पर ही आएंगे, ठीक है। अब आना तो पड़ेगा भैया, हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो फिर प्रॉफिट तो होना ही चाहिए हमारा। तो बिजनेस किस पॉइंट पर है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है हमारी, क्या कितना प्रॉफिटेबल उस पर है, किस तरह से हम इन चीजों को और कर सकते हैं। मैनेजमेंट का काम है कि वो हमारे लिए क्या करे, सारी की सारी चीजें सोचे समझे और क्या क्या करे, उसके बाद वो अपना प्रोस्पेक्ट ले जाए ओनर के पास कि भैया ये चीज कम है, या हम इस तरह से बिजनेस को और अच्छी तरह से चला सकते हैं। तो क्या कर रहा है वो, सारी की सारी चीजों को देखना परखना, पूरा का पूरा मैनेजमेंट करना मैनेजमेंट के हाथ में होता है। सारी चीजों को देखना मैनेजमेंट के हाथ में होता है। अब इसके बाद आते हैं, हमारी बारी आती है एम्प्लॉयज की। अब एम्प्लॉयज का क्या काम होगा, एम्प्लॉयज को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से क्या लेना देना, भैया अपना काम करो और जाओ ना। सो ऐसा नहीं होता। आफ्टर ऑल हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का कौन कौन से यूजर्स होते हैं। तो देखिए एम्प्लॉयज को क्यों जरूरत पड़ती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखने की। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, आप सबसे पहले ये देखेंगे क्या उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ग्रोथ है। देखिए कोई भी इंसान अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहता है, ठीक है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई इंसान पीछे नहीं जाना चाहेगा या कोई इंसान थम के नहीं बैठना चाहेगा। एटलीस्ट 21st सेंचुरी का कोई भी पर्सन आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो अपने बिजनेस में या फिर अपनी जो भी लाइफ में कहीं पर भी है वो वहीं रुका रहे या पीछे जाए। एवरीवन वांट्स टू ग्रो, एवरीवन वांट्स टू गो अहेड, ठीक है। तो वो क्या करना चाहेगा, आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहेंगे जहां पर आपके फ्यूचर में आपको कुछ बेनिफिट्स मिले, ठीक है, या फिर आपको कहीं ना कहीं से किसी तरह की ग्रोथ हो, मे बी फाइनेंशियली, या फिर आपको ऐसी चीजें सीखें जो आपको आपके करियर बिल्डअप के लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमें पता चल जाता है कि उस बिजनेस का क्या कोई फ्यूचर है या नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो क्या कोई एम्प्लॉय वहां रहना चाहेगा, वो अपना डिसीजन क्या करेगा, वो अपना माइंड कहाँ सेटअप करेगा किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अपने प्रॉफिट को बिल्डअप करने के लिए, अपने प्रॉफिट के डिसीजन मेकिंग के लिए, फ्यूचर के डिसीजन मेकिंग के लिए, आई एम रियली सॉरी, फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग के लिए। नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी क्यों जरूरी होती है, भाई प्रॉफिट होगा तभी उसे बोनस मिलेगा, बोनस छोड़ो सैलरी मिलेगी, ठीक है। क्या होगा अगर बिजनेस घाटे में जा रहा है तो क्या एम्प्लॉयज को कोई भी ओनर ना दे पाएगा सैलरी, नहीं दे पाएगा। तो सीधी सी बात है, भाई उसे भी पता होना चाहिए ना कि पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी को वो यहाँ से देखता है। तो बेसिकली जो हमारे अकाउंटिंग यूजर्स होते हैं, हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के जो यूजर्स होते हैं, जो इंटरनल होते हैं हमारे, वो यही होते हैं जहाँ पर हमारा ओनर होता है, हमारी कंपनी का मैनेजमेंट होता है और साथ ही साथ हमारे एम्प्लॉयज होते हैं। ये क्या होते हैं इंटरनल, यानी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे बिजनेस से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं, ठीक है। ये होते हैं आपके इंटरनल यूजर्स। अब इसके बाद बारी आती है हमारे एक्सटर्नल यूजर्स की। तो एक्सटर्नल यूजर्स होते क्या है, एक्सटर्नल यूजर्स हमारे कंपनी जो हमारा बिजनेस होता है उससे डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होते, लेकिन क्या होते हैं वो हमारी इंफॉर्मेशन को वो यूज करते हैं या फिर उन्हें हमारी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। आप बताइए कौन कौन से होते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से यूजर्स हैं हमारे जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं, लेकिन उन्हें हमारी कंपनी यानी हमारे बिजनेस की जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसकी जरूरत है। आइए चलिए देखते हैं। ओके, सो एक्सटर्नल यूजर्स, अब देखते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, जैसे कि हमने अभी बात की कि एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं। वो सारे के सारे लोग, वो सारे के सारे हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स जो कि बिजनेस में डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं रहते। अब डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं रहते इसका मतलब ये है कि वो जाके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आके बैठते नहीं है, लेकिन क्या होते हैं वो बिजनेस से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। अब कौन कौन से लोग होते हैं आइए देखते हैं। पहले है हमारे इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स से मेरा मतलब है वो लोग जो कि क्या करते हैं बिजनेस में अपनी
कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं, यानी बिजनेस में अपना पैसा डालते हैं। सीधी सी बात है, बिजनेस अगर स्टार्ट होगा तो कहीं ना कहीं से कैपिटल लगेगी। कैपिटल मीन्स पूंजी, यानी कि वो पैसा लगा रहे हैं। अब देखिए, बिजनेस में पैसा लगाना आसान बात तो है नहीं, कोई भी इंसान अपना पैसा आंखें बंद करके कहीं तो नहीं डालता। ठीक है, हमको कहेगा कोई ये डाल दो, हम डालेंगे? 1 रुपया नहीं डालेंगे। तो हम क्या करते हैं, हर एक चीज की जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, यानी कि बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत यहाँ पर इन्हें इसीलिए पड़ती है कि यहाँ पर ये देखते हैं कि क्या इनका पैसा आगे जाके सेफ रहेगा। ठीक है, या फिर इनका पैसा सेफ है, भैया जहाँ पर मैंने पैसा अगर डाला है तो मैं क्या करूंगी, वहां पर मेरी कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली वहां पर मेरा ध्यान रहेगा कि भैया यहाँ पर मेरा पैसा है सेफ कि नहीं है। इसके बाद पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो आपके इन्वेस्टर्स बन सकते हैं, यानी कि उन्हें क्या कहते हैं, वो इन्वेस्टर्स जो कि आपके वो पर्सन जो आपके लिए इन्वेस्टर बन सकता है। वो पोटेंशियल इन्वेस्टर आपकी इन्फॉर्मेशन का क्या यूज करेगा? भाई सीधी सी बात है, जैसे हमने अभी बात की कि भैया देख के सोच समझ के ही तो हम कहीं अपना पैसा डालेंगे, ऐसे ही तो नहीं डाल देंगे। तो वो क्या करेगा, आपकी बिजनेस इन्फॉर्मेशन को देखेगा, एनालाइज करेगा, और उसे अगर सही लगेगा तो वो क्या करेगा, अपना पैसा यानी अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। तो इसलिए इन्वेस्टर्स को जरूरत पड़ती है। अब भाई बात आती है क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स का मतलब वो लोग होते हैं जिन्होंने आपको पैसा उधार दिया है। ठीक है, आपने उनसे पैसा उधार लिया है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, जो भी क्रेडिटर होगा, आप किसी को भी पैसा उधार दीजिए, आप दे के भूल तो नहीं जाते, बिल्कुल नहीं भूल जाते, बल्कि हमारा तो ध्यान वही जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि भैया आपका पैसा वहां अटका है। अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है सामने वाला क्या करेगा, देखेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई बिजनेस बंद हो गया, बिजनेस लॉस में चला गया, बिजनेस बंद होगा, मेरा पैसा गया। हर किसी को डर रहता है। तो वो क्या करते हैं, आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं, उसमें अपने आप में चेक करते हैं कि हाँ भाई देने लायक है या नहीं है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, वरना क्या करेंगे, क्लेम करके वापस ले लेंगे। इसके बाद बारी आती है कस्टमर्स की। भाई अभी तक ये तो पैसे से लेन देन थी, कस्टमर का क्या लेना देना हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से? तो भैया बहुत बड़ा लेना देना है। देखिए, कई बार जो कस्टमर्स होते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए, इसके लिए एक एग्जांपल से समझिए कुछ चीज़ों को। जो हमारे ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स का मतलब ये होता है जो गुड्स सालों साल चलते हैं, जैसे कि टेलीविजन हुआ, लैपटॉप हुआ, मोबाइल फोन्स हुए, रेफ्रिजरेटर हुआ, या फिर वो सारे के सारे गुड्स आप मान लीजिए जो कि क्या होते हैं, लंबे समय तक हमारे साथ चलते हैं। क्या अगर मुझे टेलीविजन लेनी होगी, हम आपको अगर टेलीविजन लेनी होगी तो आप क्या लेना चाहेंगे, एलजी की लेंगे, सैमसंग की लेंगे, या फिर किसी लोकल कंपनी की लेंगे? हमारा माइंड में सबसे बड़ी बात, हमारे माइंड में बात ही आएगी कि नहीं भाई टेलीविजन लेनी है तो भैया ले तो एलजी की लो, भले 2 पैसे महंगी मिले। क्यों? क्योंकि भैया आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी, फलाना ठिकाना बहुत सारी चीजें अच्छी, ब्रांड है, ब्रांड भागेगी नहीं कहीं जाके। ठीक है, तो हम क्या करें, कोई भी कस्टमर होगा वो आपके बिजनेस में पैसा आपका डाल रहा है, कैसे डाल रहा है, आपका सामान खरीद रहा है, तो वो क्या सोचेगा कि भैया फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है या नहीं है। क्या पता आज हमने सामान खरीदा, हमने इतना सारा पैसा देकर सामान खरीदा और कल कंपनी बंद, तो क्या होगा? कस्टमर तो चीट हो गया बेचारा, उसको तो क्या गलती थी, आपकी कंपनी बंद हो गई तो इसीलिए यहाँ पर जो कस्टमर होता है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखता है, जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, क्या वो हम उन्हें लंबे समय तक दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, क्या उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। वो सारी चीजों को सोच समझकर, तोल मोल कर वो क्या करता है, आपको जज करता है। तो कैसे करेगा? आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू। नेक्स्ट इज योर टैक्स डिपार्टमेंट। देखिए, टैक्स डिपार्टमेंट हुआ या कोई गवर्नमेंट, इनको आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से क्या लेना देना है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि देखिए भाई अगर आप बिजनेस में कुछ प्रॉफिट कमा रहे हैं, आपकी कुछ अर्निंग हो रही है, तो उस पर आपको क्या देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। भाई टैक्स देना पड़ेगा तो वो कैसे होगा, किस चीज पर बेस करेगा कि आपकी कितनी इनकम हुई है। आपकी इनकम में एक्चुअली कहा जाता है कि टर्नओवर, आपकी सेल्स जो टोटल सेल्स होती है एक टेन्योर की, उससे हम टर्नओवर कहते हैं। तो भाई क्या टर्नओवर रहा है, उसी पे आपका निकलता है टैक्स। तो भैया क्या रहा है, किस तरह से रहा है, तो हम किसके बेस पर निकालेंगे, आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू तो पता चलेगा कि भैया आपका क्या टर्नओवर था, कितना प्रॉफिट हुआ, उसमें से आपने कितना कहाँ डाला, तो इसी के थ्रू तो पता चलेगा, तभी तो टैक्स आपका इवेल्युएट होगा, टैक्स असेसमेंट होगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद बात आ जाती है आपकी सोसाइटी की। अब भाई सोसाइटी, ये समाज, ये समाज, देखिए सोसाइटी को आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्यों जरूरत पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए ऐसे।
देखिए आपकी सोसाइटी में काफ़ी सारी चीज़ें, जब एक नया बिजनेस ओपन होता है तो वो अकेले ओपन नहीं होता, अपने साथ क्या क्या लाता है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लाता है, नए नए एवेन्यूज़ लाता है। कैसे लाता है? जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। ठीक है, अभी अगर यहाँ पर कहीं पर भी आपके आसपास अगर कोई फैक्ट्री खुल जाती है तो वो क्या करेगी, वो लोगों को एम्प्लॉय करेगी। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। कोई अगर ऑफिस खुल रही है, कोई बैंक खुल रही है, तो वो क्या करेगा, किस कैडर के लोग वहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके हिसाब से लोगों को क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो क्या क्यों होता है, सोसाइटी की नज़र आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे क्यों होती है, क्यों हो सकता है कि भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। नेक्स्ट इज फ्यूचर, सोसाइटी का फ्यूचर देखने के लिए कि भाई फ्यूचर में क्या है, किस तरह से हो सकता है, कुछ और अगर इनोवेटिव कुछ हो सकता है। ठीक है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखा जाता है यहाँ पर कि भाई अगर हम कुछ और इससे नया ला सकते हैं तो ठीक है, किसी और तरह से अगर सोसाइटी का कुछ बेनिफिट, कुछ हेल्प हो सकती है, वेलफेयर हो सकता है तो। और तीसरी चीज़ कम्युनिटी सर्विसेज। कम्युनिटी सर्विसेज का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने सुना होगा कई सारे ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी अपनी अपनी खुद की या तो स्कूल्स हैं या तो कॉलेजेस खुले हुए हैं या तो उनके हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े। तो क्या है, दीज आर द कम्युनिटी सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे सोसाइटी को यहाँ पर क्यों यूज पड़ती है, इन सारे के सारे बेनिफिट्स के लिए या फिर इन सारे के सारे प्रोस्पेक्ट्स के लिए। सो दीज वर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हमने दोनों यूजर्स को देखा, हमने हमारे इंटरनल यूजर्स भी देखे और हमने अपने एक्सटर्नल यूजर्स भी देखे। इंटरनल यूजर्स जो कि कंपनी या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो बिजनेस है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। और एक्सटर्नल यूजर्स वो जो कि आउटसाइडर्स होते हैं, जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता लेकिन कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड होते हैं हमारे बिजनेस से। ठीक है, और उनमें हमने उनको किस लिए जरूरत पड़ती है, क्यों यूज करते हैं वो, ये भी हमने देखा आपके इस पॉइंट में। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है, मैंने कहा था कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये दो वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि हमने आज बहुत सारा कर लिया। सो ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम एक छोटी सी ब्रीफिंग ले लेंगे कि बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या है। ठीक है, सो बस इतना ठीक है मेरे ख्याल से आज के लिए। मैं पढ़ना भी होगा। बेसिकली मैं आप लोगों को एक चीज़ कहूँगी कि प्लीज़ नोट्स बनाते रहिए। अगर आप प्रैक्टिकल करने से, हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने उससे पहले अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग होगी, ठीक है, आपकी अगर थ्योरी पे कमांड स्ट्रांग होगी तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है क्योंकि आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आएगी। तो बेसिकली मेरा जो यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर ये है कि आप लोग अपने नोट्स बनाते जाइए, भले शॉर्ट टोकन्स में जो आपको नोट्स होते हैं, चाहे मैं जो यहाँ लिखती हूँ या जो अगर आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो आप वो लिखिए। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपकी लैंग्वेज में, आपके वर्ड्स में आपके पास क्या रहेगा, मटेरियल रहेगा चीज़ों को समझने के लिए। सो आप लोगों को वो बुक को खंगालना नहीं पड़ेगा। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट ओपन अप योर नोट्स, रीड इट आउट। और आपका जो कंसेप्ट में अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई टॉपिक में कंफ्यूजन है, हालांकि होगा नहीं, लेकिन अगर होगा तो क्या हो पाएगा, हो जाएगा इन विद इन सेकेंड्स, वो जो आपका कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप नोट्स बनाएं। आप इसके बाद, क्योंकि अब इसके बाद जो हमारे टॉपिक्स आएंगे जो बेसिक्स हैं हमारे, जो मैं आपको सिर्फ जो आपकी अकाउंटिंग सब्जेक्ट है उसका वो दे रही, ब्रशअप दे रही हूँ। लेकिन क्या है, इसके बाद जो आएंगे वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आएंगे। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा हमारा प्रिंसिपल साइड चले जाएंगे हम लोग, तो उनके आप लोग प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि नोट्स बनाइएगा। और इसी के साथ मेरे ख्याल से और कुछ नहीं, और कोई दिक्कत तो आने वाली है नहीं क्योंकि मैं बैठी हूँ। ठीक है, यो नीलम मैम इज हियर। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ देयर आर कंफ्यूजन, कुछ पूछना है, सो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा है। आप हमेशा कमेंट सेक्शन में आके कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी नहीं, बुक से रिलेटेड, आई मीन टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, सो इसी के साथ थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू like, share and comment and subscribe, okay, and share it with your friends as well, क्योंकि भैया ज्ञान है बांटना बनता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। दिस इज मी, मीरा मेघानी, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।